नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करना चाहेंगे आप सभी का कार्यक्रम जीवन साथी में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से आप रूबरू होते हैं ऐसे वैवाहिक जोड़ों से जो कहीं ना कहीं अपने त्याग, समर्पण और समझदारी से अपने वैवाहिक जीवन में कुशलता से आगे बढ़ते रहते हैं। और कहते हुए हैं दर्शकों, हृदय से दिया गया दान जो है वो हाथों से दिया गया दान से ज़्यादा कहता है। और उसी तरह मौन रहकर जो बात कही जा सकती है वो शब्दों के माध्यम से नहीं कही जा सकती। ऐसे ही स्नेही, उत्साही और जी हाँ, प्रेम के प्रतीक और कहीं ना कहीं काफ़ी प्रतिष्ठित और अनुभवी जोड़ा आज हमारे बीच मौजूद है। स्वागत करना चाहेंगे। हमारे कार्यक्रम में आज मौजूद है पंडित शशिपाल डोगरा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भावना डोगरा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। पंडित शशिपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज कार्यक्रम जीवन साथी में आप आए हैं, कैसा अनुभव आप कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम पंडित शशिपाल डोगरा। मैं ज़िला शिमला के कुमारसन जगह पड़ती है, उसके साथ एक गांव पड़ता है चलान। मैं वहां का स्थानीय निवासी हूं और मैं एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हूं। और आप लोगों ने हमें बुलाया, डीडी हिमाचल वालों ने, जीवन साथी कार्यक्रम में, तो इसके लिए डीडी हिमाचल का बहुत बहुत आभार जी। भावना जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपना जो पैतृक परिचय है और अपनी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम भावना, मैं चलान गांव से और तहसील कुमारसन, डिस्ट्रिक्ट शिमला, और मैं ग्राम पंचायत जार में कार्यरत सिलाई अध्यापिका पे हूँ। और मेरा पैतृक गांव पांगना से है, डिस्ट्रिक्ट मंडी से। जी हाँ जी। तो पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे, पहली बार कब आप भावना जी से मिले और कब जो भावना जी हैं आपके जीवन में अर्धांगिनी बनकर आई? हमारा परिचय एक बार मेरे बड़े दीदी है, उनकी विवाह हुआ है करसोग में। तो करसोग से हम पांगना गए थे, मैं, मेरे माताजी और मेरी एक कज़न सिस्टर थी। तो वहाँ हम भ्रमण पे गए हुए थे, तो अचानक ही वहाँ इनसे मेरी मुलाकात हुई, भावना जी से। तो उन दिनों मेरी रिश्ते की बात भी चली रही थी कि मैं आयु में तो छोटा ही था, पर मेरे पिताजी का देहांत बहुत जल्दी हो गया था। तो माताजी को चिंता रहती थी कि भाई इसकी भी मैं शादी करवा दूँ। तो बस उसी समय ये मुझे अचानक से मिले वहाँ पे, और कुछ ऐसा हमारा हो गया। और फिर रिश्तों की बात, वहाँ जो दीदी थे हमारे, उन्होंने आगे रिश्ते की बात की, और उसके बाद 5 मई 1999 को हमारी शादी हो गई थी। यानी कि आपकी अरेंज मैरिज है जी, हमारी अरेंज मैरिज। तो लगभग 26 वर्ष आपकी विवाह को हो चले हैं? जी, 26 साल हो चुके हैं विवाह को, और 27वां वर्ष चल रहा है 5 मई के। जी। भावना जी, जब आपने पहली बार पंडित जी को देखा तो क्या मन में विचार आए? पहली नज़र में क्या आपने अपने पति के रूप में स्वीकार कर पाई? पहली बार जब इनको देखा तो मुझे तो ये लगा नहीं कि हमारी शादी होगी जी। इन्होंने जैसे हमारी मुलाकात हुई तो जैसे रिश्ते की बात करी तो मैंने कहा जो घर वाले कहेंगे वही मुझे मंजूर है। फिर इनकी माताजी ने घर वालों से बात करी, फिर कुंडलियाँ वगैरह मिलाई तो मिल गई। फिर उसके बाद हमारा रिश्ता भी तय हो गया। हम मिले थे पहली बार 28 फरवरी को 99 को जी। और उसके बाद 5 मई को हमारी शादी हो गई। बस ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुई हमारी, बस जी। फिर शादी हुई एकदम से। जैसे कि आपने जिक्र किया, कुंडली दिखाई और हमारे गुण मिल गए। हाँ जी। तो पंडित जी, आपका तो यही कार्यक्षेत्र रहा है, कुंडली मिलान का भी और गुणों के आधार पर। तो अपनी निजी जीवन में किस तरह के गुण आपके मिलते हैं, थोड़ा बताएं अपने वैवाहिक जीवन के बारे में। नहीं, कुंडली मिलान के हिसाब से जब कुंडली का विश्लेषण किया गया, जो कुंडली का मिलान, मैं तो चलो इस क्षेत्र में हुई, फिर भी हमारा नियम होता है कि किसी दूसरे ब्राह्मण को दिखाया जाता है। तो मेरे गुरुजी ने कुंडली देखी थी, उन्होंने मिलान किया, तो मिलान के हिसाब से हमारे 28 गुण मिलते थे, जो बहुत कम लोगों के ही मिलते हैं जी। फिर उसके अलावा ग्रह नक्षत्र का भी जो देखा जाता है, तो उसके हिसाब से जो ग्रहों का मिलान था वो भी बहुत अच्छा था। और इनके जो ताया जी हैं वो भी एस्ट्रोलॉजी की ही फील्ड में थे, उन्होंने भी मिलान कर दिया था। जब दोनों तरफ से मिलान किया गया तो उसमें देखा गया कि सारी बातें ठीक हैं, तो फिर निर्णय लिया गया। क्योंकि उस समय मेरी भी आयु कम थी, 24 वर्ष में ही मेरा विवाह कर दिया गया था। तो इसीलिए जाके फिर माता जी ने निर्णय लिया। फिर खानदान वगैरह जो सारी चीज़ें देखते हैं, ब्राह्मण परिवार था, सारी चीज़ें ठीक थी, तो उस हिसाब से फिर हमारा तय हो गया विवाह का। फिर घर वालों ने जैसा तय किया फिर वो मान्य ही था। जी। तो ये तो बात हुई बड़ों की मान की, आपने उनका मान रखा और विवाह जो संपन्न हुआ आपका। भावना जी, जब आपने पहली बार इनकी दहलीज पर कदम रखा तो क्या आपके विचार रहे, आपके दिल दिमाग में क्या उस समय भाव चल रहे थे? जब आप याद करती हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? जब मैं पहली बार कुमारसन शादी करके आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक संस्कारित परिवार है
जहाँ मैं शादी करके आई। जी। पर थोड़ा सा ये था उस टाइम की टेलीफोन बातचीत का जरिया कुछ भी नहीं था। फ़ोन थे लैंड नंबर, और फ़ोन भी औरों के घर में थे। जैसे हमारी बातचीत होती थी, जैसे माई के फ़ोन करना था तो औरों के वहाँ जाना पड़ता था। फिर एक्चुअली उस टाइम मेरे पिताजी थोड़े बीमार थे, उस वजह से थोड़ी टेंशन थी, पूरी साल टेंशन में रही। फिर 1 साल के बाद उनका देहांत हो गया था। उसके बाद तो फिर चलो धीरे धीरे हमने संभाला, घर परिवार सब अच्छा है। हाँ जी। जी। आपने जिक्र किया शुरू के जो पहला साल रहा काफ़ी टफ था। तनावपूर्ण रहा, तो पंडित जी आपका क्या कहना है, आपके जीवन में आपकी अर्धांगिनी का आगमन हुआ तो कैसे आप देखते हैं वो पहला साल, कितना साथ आपको आपकी अर्धांगिनी का मिला? जब पहला वर्ष हुआ तो दरअसल कुछ रीति रिवाजों में फ़र्क तो रहता ही है, क्योंकि ज़िला मंडी से हैं, हम ज़िला शिमला के हैं, और वहाँ ज़िला शिमला में भी हमारा जहाँ कुमारसैन क्षेत्र के जहाँ हम हैं वहाँ भी 4 नगर हमारे बोलते हैं, 4 गांव हैं ब्राह्मणों के, वहाँ की कुछ रीति रिवाज अलग हैं, मंडी क्षेत्र की रीति रिवाज अलग हैं। तो उस वजह से इन्होंने सीखने का प्रयास किया। मेरी माता जी ने इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाने का प्रयास किया, क्योंकि परंपराओं में फ़र्क तो था ही, पर इनका सहयोग मिलता रहा और इन्होंने भी सीखने का इनमें शौक़ था और इन्होंने सारे काम सीखे। यहाँ तक कि जब हमारी शादी तय हुई 5 मई को और 28 फरवरी को हमारी रिंग सेरेमनी हुई, तो मैंने वहाँ गाय नहीं देखी और हमने तो गांव में गाय रखी हुई थी। तो मैंने फ़ोन करके इनसे पूछा, फ़ोन किया, मुझे चिंता होने लगी कि भैया ऐसा ना हो कि इनको ये गाय का काम यहाँ ना करें, हमारा संयुक्त परिवार है पिछले इतने वर्षों से। तो फिर जाके मैंने इनको फ़ोन किया और इन्होंने फ़ोन पे कहा नहीं हमने भी गाय रखी हुई है। तो वहाँ साइड में इनका जो जहाँ गौशाला है वो साइड में थी। तो और आने के बाद इन्होंने सारे काम किए, गाय का भी किया, जो घास कटाई वगैरह होती थी सारी चीज़ें थी वो सब इन्होंने की। इनका अच्छा सहयोग मुझे मिला। जी। तो जिस तरह से अभी पंडित जी ने कहा कि पूरा सहयोग आपने दिया उनके लिए और अपना परिवार आपने एक तरह से संभाल लिया, तो क्या कुछ मुश्किलें रहीं शुरुआती दौर में, क्या कुछ सीखने को आपको नया मिला? देखिए, उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। जैसे कि मेरी पढ़ाई भी अधूरी थी, मतलब कॉलेज फर्स्ट ईयर में थी जब मेरी शादी हो गई थी। जी। फिर उसके बाद मैं आगे पढ़ी, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मैं फिर पहले मेरी नौकरी थी 97 में उधर मायके में, फिर वो छोड़ दी थी। और फिर 2007 में दोबारा से नौकरी का ऑप्शन मिला, तो फिर इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और परिवार वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। हाँ जी, आज मैं एक अच्छी इसमें पंचायत में अपनी एक मेरी अपनी भी पहचान है अलग से। जी। पूरी पंचायत वाले मुझे जानते हैं सिलाई अध्यापिका के रूप में। हाँ जी। यानी कि आपके जो पति हैं उन्होंने पूरा आपका सहयोग दिया और हाँ विवाह जी। उपरांत भी आपको एक मौका दिया अपना नाम कमाने का। हाँ जी। जी। पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे, जब खुशियों का दौर होता है उस बीच कभी उतार चढ़ाव भी रहे होंगे, तो कुछ यादें आप साझा करना चाहें? शुरुआती दौर में कुछ आपके ऐसे पल रहे होंगे जहाँ पर आपको लगा होगा कि अगर मेरी धर्मपत्नी ना होती तो शायद ये असंभव रहा होगा। पत्नी का एक बड़ा, अर्धांगिनी का एक बड़ा विशेष रोल रहता है। कहते हैं कि अगर आप शिव लिखते हैं, शिव से अगर आपने ई की मात्रा हटा दी तो शक्ति के बगैर शिव भी शव बन जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी उल्लेख मिलता है। तो जो हमारी अर्धांगिनी होती हैं उनका बड़ा अहम रोल रहता है और इनका रहा। इन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करना चाहा जब भी काम, क्योंकि एक ब्राह्मण की पत्नी, एक विशेष रूप से पंडित ताई का काम जो करता हो, जो एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हो या अपने इस कार्य क्षेत्र में हो, उनकी पत्नी होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ों का समझौता करना पड़ता है, बहुत सारे सेक्रीफाई करना पड़ता है। क्योंकि मैं तो पूरे क्षेत्र में मेरा आना जाना रहता है, हिमाचल प्रदेश में है, उससे बाहर भी है, मैं तो ज़्यादातर यात्राओं में ही रहता था। उसमें इन्होंने पूरा सहयोग किया। इन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि आप काम छोड़ के यहाँ घर पर ही बैठे रहो जी, ये नहीं करना है वो नहीं करना है। इन्होंने हमेशा चाहा, और अगर आज कहीं बुलंदी पे हूँ तो इनका बहुत, मेरी अर्धांगिनी का, भावना जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे आगे बढ़ाना। बीच में ऐसे भी कुछ सर्कमस्टांसेस हुए जब कई बारी परेशानियां हो जाती थी, जैसे इनके पिताजी बीमार रहते थे, फिर मेरे माताजी भी एज थे, तो उस वजह से थोड़ा रहता ही था, आने जाने का रहता था। तो कई बार ये अकेले भी चले जाते थे, पर इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि चलो, नहीं तो होता है ना, दबाव डाल दिया कि चलो चलो जी आपको चलना ही पड़ेगा। तो जब मैं व्यस्त होता था तो ये सारी बातें संभालती थी, तो इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। जी। तो जैसे भावना जी, अभी पंडित जी ने कहा कि काफ़ी व्यस्त रहते हैं, अक्सर ये बाहर रहते हैं कार्य से, तो कभी आपके मन में नहीं आया कि किससे मैं अपनी जो बातें हैं वो साझा करूं? कैसे आप सामंजस्य बिठा पाती थी अपने जीवन में? या जो दर्शक हमें इस समय देख रहे हैं डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं, तो कैसे आप बताना चाहेंगी एक खुशहाल जीवन के लिए? देखो, ये तो मैक्सिमम बाहर ही रहते थे, पर इनकी माताजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया।
जैसे कोई भी बात हो तो मैं उनसे बेझिझक अपनी माता समझ कर ही कहती थी, और उन्होंने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि ये घर में नहीं है। और फिर हमारे बच्चे हो गए थे, तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, तो अब तो मेरी बिटिया भी बड़ी थी, फिर बिटिया के साथ कोई भी बात शेयर करनी हो वो, और मेरे घर में हमारे संयुक्त परिवार है, मेरी जेठानी जी हैं, मेरे जेठ जी हैं, उनके बच्चे हैं, तो ऐसा कभी लगा नहीं कि मैं अकेली हूँ। हाँ जी, परिवार का बहुत बड़ा इसमें हाँ हाथ जी रहा। योगदान है। जी कभी मुझे ये फील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। हाँ जी, सबने मुझे सपोर्ट किया। जी पंडित जी, जैसा अभी भावना जी ने कहा कि आपके बच्चे जब परिवार में बच्चों का आगमन होता है तो काफ़ी खुशियों भरा जो पल रहता है, तो कैसे आपने एक पिता की जिम्मेदारी निभाई और भावना जी ने किस तरह से आपका साथ दिया? इसमें भी अगर आप जिम्मेदारी की बात करें तो शायद जिम्मेदारी इन्होंने ही ज़्यादा निभाई, जी या इन्होंने निभाई या घर के जो बड़े बुजुर्ग थे मेरे, जैसे माता जी, मेरे बड़े भाई साहब। मैंने तो आप यकीन नहीं करोगे कि मैंने कभी फीस नहीं दी बच्चों की। मेरी बेटी हुई, जब बेटी हुई तो बेटी का जन्म करसोग में हुआ, तो मैं तब भी साथ नहीं था, तब माता जी इनके साथ थे क्योंकि घर के बड़े थे, मैं अपने कार्यक्रम में ही था। बेटा जब 2005 में हुआ तो संयोग ये देखिए कि मुझे पौंटा साहब जाना था, एक शादी थी, और मुझे तो वहीं जाके पता चला कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। जी तो इन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें इनका सहयोग रहा, बड़े भाई साहब का बड़ा सहयोग रहा। मेरी बेटी ने वहाँ BSc सोलन से की, मैं जब भी वो घर आती थी तो मैं बस में भेजता था, तो लेकिन भाई साहब उसको गाड़ी में छोड़ने जाते थे, उनकी फ़ीस है वो है, तो ये सारा ये लोग ही मैनेज करते थे। तो मेरा ऐसा इतना ज़्यादा योगदान नहीं रहा। बच्चों को अगर आज संस्कार भी दिए जा रहे हैं या बच्चों को संस्कार दिए गए, तो वो सब इनका बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि परिवार इस तरह का हमारा रहा ही है जिसमें पूजा पाठ सारी चीज़ें रही हैं। तो भावना जी ने हर चीज़ को सपोर्ट किया। मेरी माता जी का बड़ा योगदान रहा, माता जी हमारे बड़े स्ट्रिक्ट थे हर बात को, यहाँ तक कि इन्होंने अगर मायके भी जाना होता था जी तो ये मुझे बोलते थे मैं जाऊँ, मैं बोला माता जी को पूछो, माता जी हाँ करते तो आप जाओ। जी अब अभी भी अगर हमारा शिमला आने का कार्यक्रम बना, जो आपने जीवन साथी कार्यक्रम में हमें बुलाया, जी। तो पहले भाई साहब, बड़े भाई साहब, माता जी का देहांत हो गया, अभी 3 वर्ष हो जाएंगे 8 अगस्त को, तो बड़े भाई साहब को पूछा गया कि ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, क्या हम जाएं? तो उन्होंने कहा कि आप जाओ, एक मौका मिला है आपको जीवन साथी में जाने का। DD हिमाचल ने एक जो बहुत अच्छा कार्यक्रम ये लोग करते हैं, वो भी अक्सर देखते रहते हैं, तो उन्होंने कहा आपको मौका मिला, आपको जाना चाहिए। जी बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक संयुक्त परिवार में आप रहते हैं और बड़ों की अनुमति के बगैर आप कहीं भी इधर उधर नहीं जाते। तो ऐसे में भावना जी, किस तरह से आपके भी अपने बच्चे हैं, संस्कारों की आपने बात की, तो संस्कारों का होना कितना ज़रूरी है और एक माता का रोल कितना बड़ा रहता है इसमें? देखिए, संस्कार एक माँ से ही मिलते हैं और परिवार से मिलते हैं। हमने तो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि 4 आदमी के बीच बैठेंगे तो लगे कि किसका बच्चा है, ये ना लगे कि यार इन्होंने संस्कार नहीं दिए। जी तो देखो, मेरी बेटी की तो शादी हो गई है, फिर भी वो भी अभी भी जैसे ड्यूटी करती है, फिर भी फ़ोन करती, मम्मा मैं पहुंच गई, या अपने घर वालों से भी फ़ोन करके हाँ जी। ये नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कहीं जाना है, उठना है, बैठना है। और मेरा बेटा देखो, हमने ये संस्कार दिए कि घर में रोज़ आरती पूजा होती है सुबह शाम। जी हाँ जी, ये सारी देन भावना जी की है, क्योंकि भावना जी बहुत अच्छा गाती भी हैं, भजन भी करती हैं, तो इनको पहले से ही शौक रहा है। तो सारी जो बातें इनमें हैं, लगभग मेरी वाली फील्ड की तो है ही है। मेरा बेटा भी इस फील्ड में जी काम करता है, मेरे साथ कई बार जाता है, हमने उसका यज्ञ भी संस्कार वगैरह भी समय से करा दिया था। लेकिन भजन करना और सारी चीज़ें करना, शाम को आरती करना, हारमोनियम के साथ आरती करते हैं, ये बहुत अच्छा गाती भी हैं, ढोलक बहुत अच्छा बजाती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। जी बहुत तारीफ़ आपकी की जा रही है, पंडित जी आपकी तारीफ़ कर रही है, तो गाना क्यों ना आप एक गाना आप दर्शकों को सुनाएं और हम भी आपकी तारीफ़ की जो है आनंद ले सकें। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ है तो हर मुश्किल सरल लग रही है, मुझे झोंपड़ी भी महल लग रही है, मुझे झोंपड़ी भी महल लग रही है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है।
बहुत खूब। भावना जी, जिस समय आप ये गीत गा रही थी तो आपके जो पतिदेव हैं वो भी आपको बड़े भाव से निहार रहे थे और शायद वही जो दौर है याद कर रहे होंगे जब आप दोनों का मिलन हुआ होगा। पंडित जी, जिस तरह से आपने कहा कि जो संस्कार हैं आजकल बहुत ज़रूरी है आज की पीढ़ी में, और आपकी पुत्री का विवाह भी हो गया है, तो अक्सर आप तो कुंडली का मिलान भी करते रहते हैं, तो आजकल ऐसा क्यों हो रहा है अक्सर कि अपनी पसंद की शादी हो रही है लेकिन फिर भी वो काफ़ी दिन तक नहीं चल पाती है? इसका सबसे बड़ा कारण अगर आप देखें तो आज की डेट में जो आज का जो समय का जो दौर चल रहा है उसमें संस्कार बड़े मायने रखते हैं। जब हम अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास, क्योंकि हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ होती है और संस्कार माँ से ही मिलते हैं। अब आज के समय में मोबाइल का दौर ज़्यादा चल रहा है, अधिकतर आप देख रहे हैं महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं वो अपने मोबाइल में ही व्यस्त हैं, उनका अपना सोशल मीडिया से उनको फुर्सत नहीं है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को एक संदेश देना चाहूँगा कि वो जो है अपने बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास करें। मैं जहाँ पर भी जाता हूँ, कई बार मुझे कई स्कूलों में स्पेशली बुलाया जाता है, मेरा स्पीच वहाँ पे होती है, संस्कारों पे बोलने के लिए मुझे बुलाया जाता है, तो मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ। मातृशक्ति वहाँ पर सबसे ज़्यादा विराजमान होती है, तो मैं उन्हें कहता रहता हूँ कि बच्चों को संस्कारित बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जब तक आप बच्चे को संस्कार नहीं देंगे तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है। हमको एक माहौल देना पड़ेगा, हमको बच्चों को समय देना पड़ेगा। जब आप बच्चों को समय देने का प्रयास करेंगे तो बच्चे संस्कारित होंगे। गृहस्थी भी आने वाले समय में तभी उनकी सुख शांति वाली रहेगी, क्योंकि आज के समय में जो चल रहा है प्रेम विवाह का दौर, वो आज के समय में दूसरा ये कुछ हम लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ जो ज़्यादा जा रहे हैं, ज़्यादा ही हम लोग अपने आप को उस सभ्यता की दौर, जबकि हमारे जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, हमें उससे जुड़ना चाहिए। हमारे क्षेत्र की जो परंपराएं हैं उसको निभाने का हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम ये सारी बातें करेंगे तो आने वाला गृहस्थ जीवन हर महिला का, हर पुरुष का, हर बच्चे का बहुत अच्छा रह सकता है। जी, बहुत खूब आपने कहा। भावना जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने शिकायत भी की अक्सर जो हैं वो बाहर रहते हैं पंडित जी कार्य से, तो ऐसे में किस तरह से आप अपने जो दुख दर्द हैं वो पहुंचाती हैं अपने पतिदेव तक, या फिर कौन आपके पतिदेव के बाद आपके कौन आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं जिनसे आप हर जो भावना है वो शेयर करती हैं? ऐसे तो मुझे इनसे कुछ भी शिकायत नहीं है। जी। ये बहुत ही सपोर्ट करते हैं मुझे हर चीज़ पे। जी। अब तो फ़ोन है, कोई भी बात हो तो फ़ोन पे बोल दो, और जहाँ तक शेयर करने की बात है तो मैं अपने घर की बातें किसी से शेयर नहीं करती हूँ, और कभी हो थोड़ी बहुत अपनी बेटी से शेयर कर ली। चलिए पंडित जी से जानते हैं, अगर नाराज़गी इस तरफ होती है, यानी अर्धांगिनी अगर नाराज़ हैं तो कैसे आप उन्हें मनाते हैं? बस जब भी ऐसा, वैसे तो ऐसे दौर बड़े कम रहे हैं, लेकिन फिर भी गृहस्थ जीवन है, संयुक्त परिवार में रहते हैं, बहुत सारी परेशानियां भी चली रहती है। कई बार सब कुछ अच्छा भी चल रहा होता है, कई बार दौर में कुछ ना कुछ परेशानियां भी रहती हैं, पर फिर भी माता जी के आशीर्वाद से, मेरे बड़े भाई के आशीर्वाद से ऐसी हमारे लिए कभी कभी महसूस नहीं हुई। फिर भी जब भी हमारी कभी नौक झोंक हो जाती थी तो मैं प्रयास करता ही था इनको खुश करने का। कभी कोई सूट खरीद के ले आया, 2-3 बार तो ऐसा ही हो गया कि अचानक से छोटी छोटी बातों को लेके वैसे ही विरोधाभास हो गया, तो मैं वहाँ से निकल गया। मुझे अपने कार्यक्रमों में जाना था, तो मुझे कुछ ना कुछ पसंद आ गया, तो मैंने इनको 1-2 बार तो ज्वेलरी खरीद के दे दी। तो उसमें उसके 2 लाभ हो गए, जो मैंने पाया कि चलो ज्वेलरी भी जुड़ गई और मैडम भी खुश हो गए। यानी कि आप इन्हें एक तरह से ज्वेलरी देकर खुश करते हैं। और भी हम जानेंगे आपके बारे में, लेकिन यहाँ दर्शकों को बताना चाहेंगे, दर्शकों आप दूरदर्शन के इसी तरह से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पर देखने के लिए आप दूरदर्शन हिमाचल, डीडी हिमाचल को देख सकते हैं, और साथ ही साथ आप फेसबुक पर दूरदर्शन हिमाचल को फॉलो कर सकते हैं, एक्स हैंडल, और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पर डीडी हिमाचल को फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह से हिमाचल के विभिन्न रंगों का आनंद आप दूरदर्शन हिमाचल पर ले सकते हैं। और एक बार पुनः आपका जीवन साथी कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। और जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे, भावना जी ने बहुत एक सुंदर गीत अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गाया, उसी तरह से हम चाहते हैं कि आप भी कुछ इसी तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। गाना तो मुझे इतना नहीं आता है, लेकिन हमेशा ही मेरा तो एक सहयोग रहा है कि कुछ चीज़ें आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, तो भावना जी इन चीज़ों को शायद महसूस करती ही हैं जब भी मेरा सहयोग इनको मिलता रहा है। तो गाने में तो इन्हीं का ही है, गाना है, भजन करना है, कीर्तन इत्यादि इनका बहुत रहा है। यानी कि आप भजन कीर्तन के माध्यम से ही कहीं ना कहीं अपनी भक्ति में अब इस समय रम चुके हैं। जी। तो जैसा कि आपने जिक्र किया, आप कर रहे थे कि आप कुछ ना कुछ उपहार के माध्यम से अपनी अर्धांगिनी की नाराज़गी को दूर करते रहते हैं। तो अगर कभी भावना जी आपके पतिदेव आपसे नाराज़ हो जाएं तो किस तरह से आप इन्हें मनाती हैं?
देखो, जब भी हमारी नोक झोंक होती है, मैं कभी ये नहीं कि मैं बात नहीं करूँगी। मैंने कभी आज तक बात करना नहीं छोड़ा। ज़्यादा मेन कारण तो यही है कि हमारी गृहस्थी अच्छी चली है। अगर मैं शायद बात ना करती तो फिर बड़ा मुश्किल था इनको संभालना भी और घर को भी। जी, तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि भावना जी कह रही हैं कि पूरा आपने अच्छे से संभाला है, और कहीं न कहीं अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो भावना जी का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहता है। तो जो दर्शक हम इस समय देख रहे हैं, एक महिला का एक पुरुष के यानी कि एक गृहस्थ जीवन में कितना बड़ा योगदान रहता है? बहुत बड़ा योगदान। आपने बड़ा सही प्रश्न पूछा, क्योंकि महिला का बिना पुरुष कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि मैंने कहा मेरा बहुत बड़ा दायरा है, घर पे लोग आते हैं। अब बिना महिला के आप घर नहीं बुला सकते हैं, आप घर पे कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते। अब हम कई घरों में जाते हैं, अगर आपने जन्मदिन की पूजा भी करानी है, अगर वो महिला तैयार नहीं है, क्योंकि भोजन पकवान तो उन्होंने ही बनाने हैं, एक पुरुष तो बोल ही देगा या अपने दोस्तों को बुलाएगा कि आप आओ जी घर पे। घर पे तो तभी होगा जब महिला खाना बनाएगी। तो इसके लिए मैं बड़ा भाग्यशाली रहा हूँ कि भावना जी ने हमेशा सहयोग किया। जब भी मैं बोलता था मेरे कोई गेस्ट आ रहे हैं, मेरे कोई दोस्त आ रहे हैं, या मेरे से मिलने एस्ट्रोलॉजी को लेके, कुंडली मिलान के लिए या कुछ और चीज़ों के लिए लोग आते थे, तो मैं बोलता था इनको कि भाई इतने लोग आ रहे हैं तो खाना वाना बना दो। तो अगर मैंने ये भी बोला तो चलो कोई नहीं, एक या दो सलोने टाइप जो भी है सब्जी दाल बना लें, लेकिन ये बड़े शौक से बनाती थी। अगर मैंने 2 बात की होगी तो 4 होंगे। वो सारा बड़ी अच्छी सी व्यवस्था ये करते हैं। क्योंकि पिछले वर्ष ही मेरी बेटी की शादी हुई 21-22 जुलाई को, अभी उनका एनिवर्सरी थी जी। तो शादी का जितना भी मैनेजमेंट था वो 2 लोगों ने ही किया। एक मेरे बड़े भाई साहब ने और दूसरा भावना जी ने। जो लेना देना था, किसको क्या देना, हमारे हैं ही रिवाज होती हैं गाँव में कि ये कपड़े देने वो देने, सब ने। बल्कि मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे कि वहाँ रिवाज थी कि ये स्वेटर भी देनी है, तो मैंने बोला वो खरीद के करते हैं। लेकिन भावना जी ने वो बुनने दी, वो सब मैनेज था इनका। और मैंने बाद में जब देखा तो सारा इन्होंने मैनेज किया हुआ था। तो पत्नी के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं जी। बहुत खूब। भावना जी, बहुत तारीफ आपकी कर रहे हैं, तो किस तरह के पकवान आप बनाती हैं? थोड़ा अपने जो पारंपरिक पकवान हैं उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, बेसिकली मैं मंडी से हूँ, तो हमने मंडियाली धाम वगैरह तो आपने सुना ही होगा, मंडियाली धाम बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने मेन तो बनाती हूँ धुले माह की दाल, सेपा बड़ी हो गई और पनीर जी। कद्दू का खट्टा भी बहुत अच्छा बनाते हैं ये। हाँ कद्दू का मीठा, क्योंकि हमारे तो वहाँ बनता नहीं है, तो वहाँ करसोग पांगना या डिस्ट्रिक्ट मंडी में ये फेवरेट है। तो जब भी हमें लगता है तो ये बहुत अच्छा बनाते हैं। खाना बनाने में इनकी काबिल तारीफ़ हैं, और आप लोग भी कभी ज़रूर आएँ। जी, शुक्रिया। तो दिनचर्या की अगर बात करें तो किस तरह की दिनचर्या आपकी रहती है भावना जी? देखो, सबसे पहले जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले स्नान होता है, उसके बाद अपना श्रृंगार, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत पूजा पाठ करके भगवान को याद करके उसके बाद ही अगला कार्यक्रम शुरू होता है। जैसे फिर तो खाना वाना जो भी है सारा। जी। पंडित जी, अक्सर आप अनुष्ठान के ज़रिए बहुत सारी जगहों पर भ्रमण करते रहते हैं, हिमाचल के कोने कोने तक आप पहुंचते रहते हैं, तो हिमाचली संस्कृति के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? और जो संस्कृति है, हमारे त्यौहार, चाहे हमारी विवाहिक त्यौहार हैं, विवाहिक संस्कार हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। इसलिए हर व्यक्ति को, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को संदेश देना चाह रहा हूँ, जो लोग भी देख रहे हैं, कि हमेशा अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। क्योंकि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। और हम तो देवभूमि में रहते हैं, देवभूमि है, यहाँ पर हर जगह पे मंदिर हैं, और मंदिरों में हमें जाना चाहिए। अपने जो हमारी वहाँ की संस्कृति है, हर गांव में, हर घर में, हर जगह की अलग अलग संस्कृति है, तो अपनी संस्कृति से हर व्यक्ति को जुड़े रहना चाहिए। जो हमारी परंपराएं हैं, विवाह को लेके जो रीति रिवाजें हैं, उन रीति रिवाजों को करते रहना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो भी उसी को ही देखेंगे। क्योंकि अगर हम लोग नहीं करेंगे, आज के समय में हम अपने बच्चों को जो है दूसरे स्कूलों में डाल रहे हैं, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, कॉन्वेंट में पढ़ाई हो रही है। कॉन्वेंट में पढ़ाना कोई बुरी बात नहीं है जी, लेकिन वो आपकी एक एजुकेशन आप वहाँ से दे सकते हैं। लेकिन जो संस्कार है वो हमारे को विरासत में ही मिलेंगे, दादा दादी, नाना नानी, घर के ताया ताई हैं, या और सारे परिवार के जो लोग हैं। तो इसलिए अपनी संस्कृति के प्रति हम सब लोगों को आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं कि अधिकतर जो बच्चे हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। ये जो एक बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और आजकल नए नए बच्चों की जो है मृत्यु हो रही है। कारण क्या है? बाद में पता चलता है कि इसने ओवरडोज ले लिया, नशा कर लिया। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी जो दर्शक बने हुए हैं, जो देख रहे हैं, उनको मैं संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को संस्कारित करें, उन पर एक चेक रखें, पुलिस वालों की तरह नहीं, एक माता पिता की तरह। उन पे वो आपका बच्चा किससे मिल रहा है, क्या वो कर रहा है, वो सारी बातों पे अगर ध्यान रखेंगे और अपनी संस्कृति को और अपने संस्कारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी।
जी, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। भावना जी, इसी तरह से आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि आप एक कामकाजी महिला हैं, यानी कि आप पंचायत में आप एक सिलाई शिक्षिका के तौर पर कार्यरत रही हैं। तो एक कामकाजी महिला किस तरह से अपने पति के साथ एक खुशहाल जीवन में आगे बढ़ सकती है? कामकाजी होना कितना लाभदायक हो सकता है एक खुशहाल जीवन के लिए? देखिए कामकाज आज की डेट में हमारा बहुत ही ज़रूरी है। जैसे एक आदमी के कमाने से घर नहीं चलता, जी। इसलिए हमें भी थोड़ा बहुत कमाना चाहिए। जैसे हम सिलाई करके भी अपने परिवार को यानी कि कोई भी रोजगार दे कार्य सकते आप हैं। कर हाँ जी। सकते हैं। जी। और मेरा तो यही संदेश है सभी महिलाओं से कि मतलब घर का छोटा मोटा काम जैसे सिलाई करके या कढ़ाई करके, स्वेटर बुन के ही कहीं ना कहीं हम पैसे कमाएंगे तो अपने परिवार को सपोर्ट करेंगे, तो अच्छी गृहिणी भी बन सकते हैं और अच्छे संस्कार भी दे सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और शुरुआत के तौर पर आप किसी भी कार्य से, अपनी हॉबी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। हाँ जी। जी, तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगी जो महिलाएं इस समय हमें देख रही है, आपसे प्रभावित होकर अपने जीवन में क्या क्या वो अपना सकती हैं? देखो, मेरा तो यही संदेश है कि जीवन साथी चैनल पे हम आए हैं, तो मेरी सभी महिलाओं से यही रिक्वेस्ट है कि आत्मनिर्भर बने। जी। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ना किसी काम की शर्म करनी चाहिए। शर्म होती है चोरी बुरी की, तो जो हमें नहीं करना, और संस्कार में रह के ही अपनी जीविका कमानी चाहिए। जैसे कपड़े सिल लिए, किसी के स्वेटर बुन ली, और अपने परिवार को भी सपोर्ट करेंगे। जी, बहुत हाँ बहुत जी। खूब। अंतिम शब्द आप क्या कुछ कहना चाहेंगे पंडित जी? बस मैं आपके चैनल डीडी हिमाचल के माध्यम से लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ। एक तो अपने बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास करें, जी। और ये जो आपने एक पहल अपनी संस्कृति के लिए डीडी हिमाचल न्यूज़ चैनल ने जो चला रखी है, आपके ये चैनल ने, डीडी हिमाचल ने, और ये जीवन साथी करके जो आपने एक चलाया हुआ है कार्यक्रम, इस प्रकार के कार्यक्रम आपके होते रहें और हर व्यक्ति इन कार्यक्रमों से जुड़े रहें और अपनी संस्कृति और अपनी जो संस्कार है और हमारी जो देवभूमि के संस्कार हैं उनको आगे बढ़ाते रहें, और इन चैनलों को देखते रहें और इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि लाभ प्राप्त हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद थे पंडित शशिपाल डोगरा जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भावना डोगरा जी। आप दोनों का कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी तरह से कार्यक्रमों का आनंद उठाने के लिए आप भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डीडी हिमाचल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज कार्यक्रम जीवन साथी में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।